हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हमने इसका पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने फ्लैमिंगो जो बुक है 12th बोर्ड के अंदर उसके हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और इतने अच्छे से उनकी समरी जो हमने एक ही वीडियो में 4 चैप्टर्स की देख ली थी। फ्लैमिंगो के जो लेसन है थोड़े से टफ है और थोड़ी सी उनकी जो स्टोरी है वो भी थोड़ी सी क्या है समझने में थोड़ा अच्छे से हमें समझनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा समय जो है ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और इसमें आज हम जो है रेस्ट जो बचे हुए हैं बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको हम आज देखेंगे। और आप जो फर्स्ट वीडियो हमारी थी जो हमने बनाई थी पोएम्स की समरी, और उनमें आपके सिलेबस में जो 5 पोएम्स हैं उनको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए। और आज हम जो देख रहे हैं, आज हम लेसन स्टार्ट करते हैं हमारा इंडिगो जो 5th चैप्टर जो है आपके इंडिगो। सबसे पहले जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो है कि आपको जो है इसके राइटर का नाम याद रखना है, और राइटर कौन है इसके? लुईस फिशर। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो इस लेसन में जो हमें याद रखनी है वो है कि ये लिया कहाँ से हुआ है। तो ये जो लिया हुआ है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, इनकी बुक थी लुईस फिशर की द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसके अंदर से एक एग्जैप्ट है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा है उसका बुक का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंडिगो में उन्होंने जो है लुईस फिशर ने क्या बताया है, किस प्रकार से गांधी जी के बारे में क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने लुईस फिशर ने इंडिगो लेसन के अंदर हमें बताई है। तो हम अगर देखते हैं कि सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें होता क्या, इसमें एक स्टोरी टाइप अगर हम समझे तो दिसंबर 1916 के अंदर, दिसंबर 1916 लखनऊ के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ना एक अधिवेशन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, गांधी जी जो है जाते हैं, गए हुए होते हैं लखनऊ के अधिवेशन में। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नामक एक गरीब जो किसान है, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, वो वहाँ पर आते हैं। ठीक है, और वो वहाँ पर जो चंपारण के बारे में जो है बात करने के लिए आते हैं कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है, चंपारण के किसान थे। ठीक है, और वहाँ की क्या थी, एक प्रॉब्लम थी चंपारण की, शेयर क्रॉपर्स की। उन्हीं में से क्या थे, राजकुमार शुक्ल भी थे, एक थे। उनको किसी ने बताया कि वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में आप गांधी जी से जाकर के डिस्कस करो, वो बहुत बड़े नेता हैं और वो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अब राजकुमार जो शुक्ला थे वो उनके पीछे पीछे घूमते रहे। ठीक है, दिसंबर 1916 में लखनऊ के अधिवेशन के अंदर, ताकि वो जाएं और वो गांधी जी से बात करें। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ गांधी जी जाते वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला जी पहुँच जाते। और अंत में क्या हुआ, गांधी जी ने जब उनसे बात हुई तो गांधी जी ने सोचा कि ये ऐसे ही हैं, मतलब इतनी वैल्यू नहीं दी उनको। तो उन्होंने कहा कि मुझे आगे क्या है कि कलकत्ता जाना है, चलो तुम वहाँ आ जाना, वहाँ अपने मुझे इस तारीख को कलकत्ता में जाऊँगा, वहाँ अपने इस बारे में बात करेंगे, इस मैटर पे वहाँ देखेंगे। तो अब जो राजकुमार शुक्ला थे वो बहुत डिटरमाइन थे अपने बात के लिए, तो वो जो थे वहाँ कलकत्ता में पहुँच गए। और वहाँ से अब जब गांधी जी ने देखा कि वहाँ जो राजकुमार शुक्ला पहुँचे हुए हैं तो उन्होंने उनसे बात की। तो गांधी जी को लगा कि हाँ सच में चंपारण के अंदर वास्तव में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जो ये इतने मतलब मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे पीछे पीछे पहले लखनऊ अधिवेशन में थे, मुझसे बात करने की कोशिश की और अब कलकत्ता में भी मेरे पीछे पीछे आए हैं। तो वो अब उनको कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो। तो राजकुमार शुक्ला जो है उनको साथ लेके जाते हैं। साथ कहाँ ले जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद जो उस समय एक फेमस लॉयर थे पटना के अंदर, वहाँ उनके घर ले जाने के लिए उनको बोलते हैं गांधी जी को। तो उनके घर जो है वो जाते हैं वहाँ पे चंपारण में। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाते हैं तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है वो अक्सर वहाँ जाते रहते थे। ठीक है, अपनी बात रखने के लिए, जो शेयर क्रॉपर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताने के लिए जाते रहते थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके जो नौकर वगैरह थे वो उस समय घर पर नहीं थे। जिस समय वो गांधी जी को लेकर के जाते हैं उस समय जो थे राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। जो उनके जो नौकर थे उन्होंने सोचा, वो राजकुमार शुक्ला को तो जानते ही थे, उन्होंने सोचा ये भी अपने साथ ही किसी गरीब से इंसान को लेकर के आए हैं। तो वो सोचते हैं कि मतलब ये भी जो है ये भी ऐसा ही है, कोई व्यक्ति, उसे वैल्यू नहीं देते गांधी जी को और उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार करते हैं और उनको है ना पानी भी नहीं निकालने देते। वहाँ कुआं होता है, गांधी जी को प्यासे होते, पानी निकालने के लिए भी मना कर देते हैं। और तब इस समय ना जब ये चीज़ गांधी जी वहाँ देखते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो बैकवर्डनेस है इन लोगों के अंदर। और फिर वो वहाँ से गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं। ठीक है, और अब वो देखते हैं कि मैं यहाँ पर जो है इन चीज़ों का वास्तव में यहाँ प्रॉब्लम तो है और इस बारे में जो है मैं बहुत सारे जो है फैक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लूँगा। ठीक है, तो वो एक
वो इकट्ठे करने के लिए मुजफ्फरपुर जाते हैं वहाँ से। तो अब क्या होता है कि वहाँ पर गांधी जी के एक दोस्त हैं JB कृपलानी, और मुजफ्फरपुर के अंदर वहाँ वो अपने दोस्त को जो है फ़ोन करते हैं JB कृपलानी को, जो कि प्रोफेसर हैं, और वो कहते हैं कि मैं जो है आपके पास रुकूंगा रुकने के लिए। और वहाँ क्या होता है, गांधी जी से सारे लोग जब उनको पता चलता है कि गांधी जी यहाँ आ रहे हैं तो सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि वो गांधी जी को जो है एक बहुत बड़ा नेता और बहुत ही बड़ा मसीहा समझते हैं, और उनको लगता है ये हमारी प्रॉब्लम्स सारी जो है हल कर देंगे। अब क्या होता है, अब होता ये है कि जो वहाँ पर जो लॉयर है, ठीक है, जो वकील हैं, वो किसानों की कोई मदद नहीं कर रहे होते, और उनकी जो फीस भी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो किसान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरते थे कि हम किस प्रकार से वकीलों के पास में जाएं और किस प्रकार से उनकी फीस दें। और जब उन्हें पता चलता है कि वो उनसे पैसे भी मांग रहे हैं, जब गांधी जी इस बात को जानते हैं कि उनसे पैसे भी मांगे जा रहे हैं, तो गांधी जी क्या करते हैं, उन सभी वकीलों को बोलते हैं कि एक तो किसान जो पहले से इतनी प्रॉब्लम्स में हैं वो डरे हुए हैं, और ऊपर से तुम लोग उनसे इतनी मोटी मोटी फीस मांग रहे हो, ठीक है। और तब गांधी जी जो है किसानों को मना करते हैं कि तुम्हें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और जो है अपने डर से बाहर निकलो। उनको बोलते हैं कि जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, कोर्ट में ज़्यादा जाने से भी ज़रूरी जो चीज़ है वो तुम्हारे लिए ये है। किसानों को बोलते हैं कि आप लोग जो है अपने डर से बाहर निकलो, ठीक है। उस समय क्या होता है, चंपारण के अंदर जो भूमि होती है ना वो डिवाइड होती है, ठीक है, बटी हुई होती है। किस प्रकार से, लार्ज स्टेट्स में बटी हुई होती है, ठीक है। और जो वहाँ पर काम जो है वो तो कौन करवाते हैं, इंग्लिश मैन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन करवाते किससे हैं, वहाँ पे इंडियन टेनांट्स थे, ठीक है, इंडियन जो लोग होते हैं उनसे वहाँ पर कार्य करवाया जाता है। और उनके बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो 15%, ठीक है, जो हिस्सा है वहाँ पर क्या लगाएंगे, वो इंडिगो, जो कमर्शियल क्रॉप थी उस समय, व्यापारिक जो फसल थी इंडिगो, तो उनको बोला जाता है कि 15% हिस्से के ऊपर आप जो है वो क्या लगाओगे, वो इंडिगो को लगाओगे। और इसके लिए जो ब्रिटिशर्स है वो उनसे वो इंडिगो जो है ले लेते थे, और उसका मतलब जो है पैसे नहीं लेते थे, और सिर्फ वो 15% जो है इंडिगो उनको वहाँ मजबूर थे वो लगाने के लिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाए हुए थे। लेकिन होता क्या था कि जो इंडिगो अगर लगा देते थे जहाँ पर, तो वो जो इंडिगो यानी नील की जो खेती की जाती थी, तो वो भूमि जो है बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान जो है बहुत परेशान थे। अब क्या था, अब लेकिन अब उस समय क्या हुआ, तब तक तो ऐसा चलता रहा कि किसान जो है 15% अपने हिस्से पे 15% वो लगाते रहे, और वो उनको ब्रिटिशर्स जो है लेते रहे। फिर क्या हुआ, जर्मनी के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वहाँ पर पता चला कि जर्मनी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंडिगो का जो इन्वेंट हो गया है, आविष्कार हो गया है, ठीक है। और अब ब्रिटिश लोगों को उनकी किसानों की इंडिगो की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन करवाया कि अब जो है ना, अब हमें वो इंडिगो नहीं चाहिए, अब तुम सबको क्या है, पैसे देने पड़ेंगे। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोगों ने तो साइन कर दिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। कुछ लोग जो थे इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि हम पैसे नहीं दे सकते, उनकी कंडीशन वैसे ही इतनी अच्छी नहीं थी। अब क्या हुआ, अब गांधी जी जो थे उन्होंने सोचा कि मुझे है ना चंपारण जाना चाहिए। वो चंपारण गए, गांधी जी ने रियलाइज़ किया वहाँ पे कि इनके साथ वास्तव में बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि मुझे है ना बहुत सारे यहाँ पर जो है फैक्ट जो है, तथ्य जो है वो जुटाने पड़ेंगे, मुझे जुटाने चाहिए। और उन्होंने वहाँ के जो एक कमिश्नर को फ़ोन किया। इसी के चलते उन्होंने, गांधी जी ने कमिश्नर को फ़ोन किया, लेकिन कमिश्नर ने उनसे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं की, और उल्टा उन्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। गांधी जी को बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी जी जो है वो अपनी बात पर एकदम डिटरमाइन थे, और वो वहाँ से नहीं जाते। और तो और फिर गांधी जी सोचते हैं कि मुझे जो यहाँ का जो हेडक्वार्टर है मोतीहारी, मुझे वहाँ जाना चाहिए, और गांधी जी मोतीहारी जाने की सोचते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कलेक्ट कर सकें, इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके इस बारे में। तो किसान और जो लॉयर है वो भी जो है अब गांधी जी को समझ चुके होते हैं, और वो लोग भी उनके साथ में जाते हैं। अब क्या होता है, उसी दौरान ही पास के एक गाँव के अंदर एक पीजेंट के साथ यानी किसान के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और गांधी जी को वो बात सहन नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि मैं उससे मिलने के लिए जाऊँगा, तो मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जो वहाँ का सुप्रिटेंडेंट होता है, उसका मैसेंजर आता है, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट का मैसेंजर आता है गांधी जी के पास में, और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और वो रोकता है कि तुम जो है इससे आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन
अब वो गांधी जी जो हैं उन उसको एक स्लिप बनाते हैं और उसके ऊपर एक उनको उसको लिख करके देते हैं कि मैं ये बात आपकी डिसओबे कर रहा हूँ, मैं ये बात आपकी नहीं मानूंगा। और उसी बात का जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है, अगले दिन ही उसका रिज़ल्ट आ जाता है और कोर्ट से गांधी जी को जो है सम्मन आता है, मतलब बुलावा आता है और लॉ ब्रेक किए उन्होंने। उसमें लिखा होता है कि आपने क्या किया, कानून को तोड़ा है। ठीक है, गांधी जी सोचते हैं कि अब इन गरीब किसानों का क्या होगा। ठीक है, और फिर बहुत जो भीड़ है वो वहाँ पर आ जाती है और गांधी जी को जो है बहुत जो है सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने के लिए गांधी जी को बहुत सारी भीड़ आ जाती है, क्योंकि गांधी जी जो है वो उनके लिए फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब कोर्ट में गांधी जी जो है, कोर्ट जो है वो उनको डर लगता है कि फैसला हम नहीं सुना सकते और कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है। उनको लगता है अगर उन्होंने फैसला सुना दिया तो बाहर जो सारी फेवर में गांधी जी की भीड़ है वो अनकंट्रोल हो जाएगी और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और उस डर के कारण जो है कोर्ट जो है फैसला नहीं सुनाता। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन गांधी जी को लगता है कि जो गांधी जी कहते हैं कि अगर मेरी गलती है, कि कोर्ट वालों को बोलते हैं कि कोर्ट में जज को कि अगर मेरी गलती थी, ठीक है, कि मैंने क्या किया, ऑर्डर को डिसओबे किया था, ठीक है, मैं लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता हूँ। वो कोर्ट में कहते हैं कि मैं कानून तोड़ने वाले का जो धब्बा है वो मेरे ऊपर नहीं लगाना चाहता, आपकी जो मर्जी आए ना, आप मुझे वो पनिशमेंट दे दो, आप मुझे सज़ा दे सकते हो। ठीक है, और इसी दौरान उनको थोड़ा सा बीच में सुनवाई में समय मिल जाता है। अब क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों और लॉयर्स को बुलाते हैं। ठीक है, उनसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या अगर वो जेल चले गए तो क्या वो लोग किसानों के लिए काम करेंगे, उनकी मदद करेंगे, क्या उनकी हेल्प करेंगे वो लोग। तो उस समय जो है वो सब लॉयर्स जो हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि गांधी जी जो हैं एक बाहर के व्यक्ति हैं, फिर भी वो यहाँ की समस्या के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और जेल जाने तक के लिए तैयार हैं, तो हमें पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, उस समय जो सारे लॉयर हैं वो सपोर्ट करते हैं गांधी जी को, सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, कुछ समय बाद ही गांधी जी को रिटन कम्युनिकेशन मिलती है, कुछ लिखा हुआ मिलता है उनको किसी स्लिप के ऊपर, जिसमें लिखा जाता है कि केस जो है वो आपसे आप पर जो है वो ड्रॉप किया जाता है, मतलब केस को ड्रॉप किया जाता है गांधी जी के ऊपर। अब ये गांधी जी की जो क्या थी, पहली सक्सेस थी, पहली सफलता थी, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस जो उन्होंने चलाया था उसका ये फर्स्ट आप मान लो कि कदम था। इसके बाद में क्या होता है, ऑफिशियल जो है इंक्वायरी बैठती है किसानों की समस्याओं के बारे में, और गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स से बात करते हैं। ठीक है, वो डिसीज़न लेते हैं कि जो है रिफ़ंड, ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम जो है वो रिफ़ंड दे देंगे। गांधी जी कहते हैं कि 50% देना पड़ेगा, लेकिन ब्रिटिशर्स कहते हैं नहीं, हम कितना देंगे, 25% देंगे, और वो 25% पर एग्री होते हैं। लेकिन गांधी जी अंत में कहते हैं चलो कोई बात नहीं, 25% ही ठीक है। और उसके बाद में गांधी जी सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनकी विक्ट्री हो जाती है एक तरीके से। सेटिस्फाई इस बात पे हो जाती है कि अमाउंट मैटर नहीं कर रहा है उस समय प्रेस्टीज वेट जो है मैटर कर रही है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके आगे एक समय के लिए झुक गई है। ठीक है, वो चाहे पैसे जो है भले ही कम हो, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मेन है कि उनके आगे झुक गई है। अब वो वहाँ पर ये समस्या ख़त्म होने के बाद में अब देखते हैं कि कल्चरल और जो सोशल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्डनेस होती है। अब गांधी जी अपने कुछ डिसाइपल्स होते हैं, कुछ शिष्यों को बुलाते हैं वहाँ पर कि यहाँ पर जो है हमें सुधार करना चाहिए। ठीक है, अब वो वहाँ पर सफाई व्यवस्था होगी जैसे, ठीक है, वहाँ की देखते हैं और हर चीज़ का वहाँ सुधार करने की कोशिश करते हैं। और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, वो भी वहाँ पर आते हैं और वो भी महिलाओं को जो है शिक्षा देते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए। और प्राइमरी स्कूल्स, इसके साथ साथ वो शिक्षा की भी जो है नींव रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं और चंपारण का एकदम से वो इतना ज़्यादा रिफॉर्म करते हैं कि वहाँ का जो नक्शा ही बदल जाता है। अब वहाँ पर और तो और जो मेडिसिन्स है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे कुनैन हो गई, कैस्ट्रोल हो गई, वो भी सब दवाइयाँ जो है मेन प्रोवाइड करवाते हैं। अब लुइस फिशर कहते हैं कि गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी ना, पॉलिटिक्स जो थी वो काफ़ी जो थी अलग थी, डिफरेंट टाइप की थी, और नेताओं की बजाय थोड़ी सी उनकी पॉलिटिक्स अलग थी। ठीक है, चंपारण में रह कर के उन्होंने इतने ज़्यादा रिफॉर्म किए थे। अब क्या होता है कि वहाँ पे चार्ल्स एंड्रूज जो होते हैं वो मिलने के लिए आते हैं गांधी जी से, और वो क्या है, एक ब्रिटिशर है।
ठीक है। और उनका क्या होता है, फिजी में जो है ट्रांसफ़र होता है और वो जा रहे होते हैं। उनसे पहले वो सोचते हैं कि चार्ल्स एंड्रूस की मैं मिल कर के आऊँ गांधी जी से, लेकिन जो वहाँ पे लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने वो कहते हैं कि गांधी जी को कि हम है ना हमारी तरफ मिला लेते हैं इस ब्रिटिशर को, लेकिन गांधी जी बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमें इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसे लगता है कि अगर हमने इसकी हेल्प ले ली तो जो लोग हैं वो डिपेंड हो जाएंगे इस पर, ठीक है, और जो है खुद पर बिलीव नहीं करेंगे लोग। लेकिन गांधी जी जो है लोगों को ये पार्ट पढ़ाना चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस का, यानी अपने ऊपर आप डिपेंड रहो, आप किसी और पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। और उनको लगता है कि जो लोग हैं फिर खुद की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, वो सिर्फ उनके पीछे पीछे ही मतलब कार्य करते रहेंगे। और इसी तरीके से गांधी जी इस बात के लिए मना करते हैं और उनको लगता है कि ये हमारी जो लड़ाई है ये हमें खुद लड़नी चाहिए, ठीक है, दूसरे लोगों को। और ये जो लड़ाई है वो इक्वलिटी की होनी चाहिए, मतलब हम किसी और लोगों को, ब्रिटिशर्स को हमारे अंदर शामिल करके ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से गांधी जी जो एक सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाते हैं, लेसन जो है वो सभी लोगों को इस से जो है पढ़ाते हैं। और उनकी पॉलिटिक्स जो थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, हमने इंडिगो को अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं कि पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये जो हमारा लेसन है इसमें क्या बताया गया है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है। इसके सबसे पहले हमें जो है राइटर का, ऑथर का नाम हमें देखना है कि इसके जो राइटर है पोएट्स एंड पैनकेक्स के कौन है। अशोक मित्रा जो है इसके राइटर है, ठीक है। और ये क्या है, एक तमिल राइटर है, ठीक है, एक तमिल राइटर है अशोक मित्रा। और ये क्या है, उस समय जो है मतलब तमिल लेखक थे और अपनी इनकी बुक थी माई ईयर विद बोस, ठीक है, माई ईयर विद बोस। इनकी जो बुक थी माई ईयर विद बोस, इसके अंदर वो जेमिनी स्टूडियोज़, ठीक है, उस समय जो था जेमिनी स्टूडियो, और वो कहाँ लोकेटेड था, वो चेन्नई के अंदर था। उसके अंदर जो उन्होंने वहाँ पे जो साल कई वर्ष जो है वो गुजारे थे उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके जो चैप्टर है इसके अंदर उनके बारे में बताया जाता है कि जो फिल्मों का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से था, कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो है भारत में और फिल्मों का प्रभाव उस समय दिखाई देता था। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जेमिनी स्टूडियो जो था वो चेन्नई के अंदर था, और सेकंड 1940 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और थर्ड जो थिंग जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इसके फाउंडर कौन थे, जेमिनी स्टूडियो की, जो इस चैप्टर में बारी बारी जो है ये नाम आएगा आपके सामने, जेमिनी स्टूडियोज़, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर का नाम है ये हमें ध्यान रखना है, एस वासन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले, ठीक है। तो एस वासन जो थे ये कौन थे, ये इसके फाउंडर थे। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो इसके अंदर होता क्या है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये जो राइटर है अशोकामित्रन, इनके पास भी एक काम था इसके अंदर, ठीक है। ये क्या कार्य करते थे स्टूडियो के अंदर, इनका एक काम तो इनका छोटा सा था लेकिन शायद इम्पोर्टेंट था। काम तो बिल्कुल छोटा सा करते थे, इनका क्या कार्य था, अखबारों से जो थे कतरने काटने का, ठीक है, जो कटिंग्स थी उनको काटना और फाइलों में इकट्ठा करना, ये कार्य था इनका, ठीक है। इनमें क्या था कि कईयों को हाथ से भी लिखना पड़ता था, ठीक है, मामूली काम करते थे पर सबसे ज़्यादा जानकार थे, इनको सब लोग जो थे जानते भी थे, ठीक है। फिल्म निर्माण के जो प्रारंभिक वर्षों में क्या था, भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली फिल्म निर्माता जो संगठनों में से ये एक था, जेमिनी स्टूडियो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था जेमिनी स्टूडियो, इसकी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज थी उस समय। इसमें वो बताते हैं कि जो शूटिंग थी उस समय लगभग जो है वो उस स्टूडियो के अंदर ही होती थी। शूटिंग जो थी फिल्मों की लगभग 5% ही जो है शूटिंग के लिए लोग जो है बाहर जाते थे, बाहर की शूटिंग होती थी, ठीक है। और इसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि ये अशोकामित्रन जो है पहले स्टूडियो में काम करते थे, हमने देखा ये कि ये कतरने काटने का काम करते थे और इनको सब लोग जानते थे। इन्होंने वहाँ बहुत सारे लोगों को देखा, ठीक है, और बहुत ऑब्ज़र्व भी किया, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी किया। और इन्होंने देखा कि स्टूडियो जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इसके अंदर वो एक जो है मेकअप ब्रांड जो था उस समय, पैनकेक्स, इसलिए इसका जो लेसन का हम नेम भी देखते हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक्स क्या था, एक मेकअप का ब्रांड था, ठीक है। तो उसका जो है और मेकअप के लिए एक अलग रूम था और पैनकेक्स यूज़ किया जाता था उस समय मेकअप वगैरह करने के लिए एक्टर एक्ट्रेस का, ठीक है। और इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स थे उनका यूज़ किया जाता था। और एक मेकअप रूम जो था वो भी बहुत अलग था। इसमें वो बताते हैं कि और मेकअप रूम के अंदर जो था इनकैंडेसेंट
मोस्ट इनकैंडेसेंट जो लाइट्स थी वो यूज़ की जाती थी, यानी येलो कलर की एकदम चमकीली रोशनी, एकदम गर्माहट पैदा करने वाली जो रोशनी थी वो जो है यूज़ की जाती थी। और जो एक्टर एक्ट्रेस थे उनके बीच में ही उनको मेकअप और हैवी जो लाल पीला काला जैसे भी था करवाना पड़ता था उनको। और मतलब ये बहुत जो है वो उनको लगता था कि शायद ये ना जो मेकअप करते हैं वो कमेंट सा करते हैं इन पर, और उनको ये झेलना पड़ता था मेकअप रूप में इतनी तेज़ लाइट्स में और इतना हैवी मेकअप किया जाना। और ये मतलब उनको लगता था ये कैसे करवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। और वो एक व्यंग्य ऐसा करते हैं, इसके अंदर कमेंट करते हैं कि लोगों को शायद ना अगली दिखाने के लिए, यानी बदसूरत दिखाने के लिए और न कि ब्यूटीफुल दिखाने के लिए उनका मेकअप किया जाता है। अब क्या होता है, वहाँ पे एक चीफ मेकअप मैन है, इसके अंदर एक नाम आता है। और जो वहाँ पर क्या होता है कि जो चीफ मेकअप मैन है वो इनमें कैटेगरी बंटी हुई होती थी, हायरार्की थी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अलग अलग तरीके से था कि कौन क्या काम करेगा, ये बंटे हुए थे काम। तो इस लेसन के अंदर बताते हैं वो कि जो चीफ मेकअप मैन था ना वो किसका किसका मेकअप करता था, वो सिर्फ मेन एक्टर और मेन एक्ट्रेस दो लोगों का ही वो जो मेकअप करता था। उसके बाद में सेकंड नंबर पे था सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट जो था वो किसका मेकअप करता था, वो जो कोई भी सेकंड जो मेन एक्ट्रेस या एक्टर होता उसका मेकअप करता था। उसके बाद में उससे नीचे जो था वो जूनियर असिस्टेंट आता था, और जूनियर जो असिस्टेंट था वो किसका मेकअप करता था, वो कॉमेडियन या कोई मूवी के अंदर जैसे विलेन है वो उसका मेकअप का काम उसका होता था। अब इसके अंदर आगे जो है जो अशोका मित्रन है वो हमें बताते हैं कि स्टूडियो का जो है एक ऑफिस बॉय भी था, मतलब उसका नाम है ऑफिस बॉय, वो कोई लड़का नहीं है, वो 48 ईयर ओल्ड मैन है एक, ठीक है, जिसको ऑफिस बॉय कहा गया है। वो 48 साल का एक बूढ़ा आदमी था। और वो क्या करता था, अगर जैसे कोई भी क्राउड सीन, कोई भीड़ भाड़ के अगर कोई सीन दिखाए जाते थे मूवी के अंदर तो वो उनका मेकअप करता था, ठीक है। और वो अपने काम में बहुत माहिर था और बहुत अच्छा काम करता था, और वो बहुत मेहनती भी था। और वो बहुत जो है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ना बहुत काम करना चाहता था। वो क्या क्या करना चाहता, वो पोइट भी बनना चाहता था, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता था। लेकिन वो जो ऑफिस बॉय है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, और वो सिर्फ भीड़ का जो है वो मेकअप करता था, ठीक है। अब इसके ये जो स्टोरी है वो आगे शिफ्ट करते हैं अपनी बात को। कोटमंगलम सुब्बू एक करेक्टर आएगा हमारे सामने, कोटमंगलम सुब्बू, इसको आप याद रखना। इसका करेक्टर स्केच भी जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर आपसे। तो कोटमंगलम जो सुब्बू है ये बहुत जो है टैलेंटेड है और मल्टी टैलेंटेड इंसान है, कोटमंगलम सुब्बू, ठीक है। और मल्टी टैलेंटेड था, और ये क्या था, ये फिल्म मेकिंग इससे क्या आसान हो जाती थी। जब ये आ जाता था स्टूडियो में तो सारे कहते थे अब फिल्म मेकिंग जो है वो आसान हो गई है। ये क्या करता था, ये डायरेक्टर को भी दिशा निर्देश देता था, भी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ठीक है। एक्टर को भी बताता था सीन के बारे में भी, आपको ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, ये सब की मदद करता था, ठीक है। एक क्लर्क के टाइप में ये था लगभग, और क्लर्क था पर नंबर 2 कहलाता था ये स्टूडियो के अंदर। और बॉस को जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद था, और लोग जो है सारे, आपको पता है कहीं भी आप अपने देखिए कि कोई अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी को पसंद करेगा तो बाकी के लोग क्या है उससे जेलसी करने लग जाएंगे, और यही चीज़ जो थी ये उनमें भी थी। अब सुब्बू को जो है, कोटमंगलम सुब्बू को सारे पसंद करते थे क्योंकि वो सारों की मदद करता था, वो एक्टर की भी मदद कर देता था, वो डायरेक्टर की भी कर देता था। तो अब क्या था कि लोग जो उससे जेलसी करते थे, ठीक है। अब जो सुब्बू जो था वो क्या था, स्टोरी डिपार्टमेंट जो था स्टूडियो का उसका क्या था, लॉयर भी था, ठीक है, और लीगल एडवाइज़र भी था। और अब क्या था, उसका जो नेम है वो इलीगल एडवाइज़र हो गया था। अब कहानी जो है एक ऐसी आती है कि एक जो एक्ट्रेस थी उसको बाद में इलीगल एडवाइज़र कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि एक स्टोरी सी इसमें बताई हुई है कि एक एक्ट्रेस थी, वो जब एक्टिंग कर रही थी तो उस समय क्या हुआ, डायरेक्टर से उसको किसी बात पे उसकी लड़ाई हो गई, और उसको बहुत ज़्यादा जो एक्ट्रेस को गुस्सा आ गया, और उस सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग जो है ना वो सुब्बू कर लेता है, और उसे बाद में हीरोइन जो है उसको दिखा देता है एक्ट्रेस को, देखो तुम गुस्से में कैसे बोल रही थी। तो उसको जब वो दिखाती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और शर्म भी आती है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला। तो अब वो क्या करता है, उसका कैरियर ही एंड हो जाता है। वो कहती है मुझे एक्ट्रेस बनना ही नहीं है, ठीक है। और वो अपना जो कैरियर है उस सुब्बू के कारण उसका जब कैरियर है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसको इलीगल एडवाइज़र भी इसमें जो है कहा गया है।
अब इसमें ये बताया गया कि स्टूडियो और बाकी चीज़ें कैसे आपस में कनेक्ट थी। अब इसमें एक बात आगे शिफ्ट होती है, वो है कम्युनिज्म की। ठीक है, जितनी भी सोसाइटी कम्युनिटी है वो सब के साथ जो वो है वो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी पुवर्टी को हटाना। ठीक है, तो जो है बहुत लोग जो है इसके अगेंस्ट थे कम्युनिज्म के, और इसके जो है विरोध में थे। और इसी कारण वहाँ पर क्या आती है, एक सेना आती है, मोरल री आर्मामेंट सेना। एक नाम आया है कि मोरल री आर्मामेंट सेना, जो कहाँ से आती है, वो फ्रेंच से आती है। और ये जो क्या थी, ये विरोधी थी कम्युनिज्म की। और जो मोरल रीआर्मामेंट जो सेना है, ये आती है, ये कम्युनिज्म की जो है विरोधी है। और ये क्या चाहती है, ये एंटी कम्युनिज्म को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अब इसी के लिए ये क्या आई, इंडिया आई थी। ठीक है, ब्रिटिश से कहा कि ये इंडिया आई थी। तो इन्होंने देखा कि जेमिनी स्टूडियो और इसकी बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है यहाँ पे। तो इसके जो फाउंडर थे एस वासन, ठीक है, इसके फाउंडर हमने देखा कि कौन थे, एस वासन थे जेमिनी स्टूडियो की। तो ये जो कंपनी थी, ये इनके पास में गई और परमिशन लेने के लिए गई कि हमें है ना 2 प्लेस जो हैं वो करने हैं, यहाँ पे प्लेस दिखाना है, तो हमें आप जो है वो परमिशन दे दो। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, बाहर से आई है, विदेश से, स्टूडियो भी बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, और उन्होंने क्या किया, परमिशन दे दी। उनको ये नहीं पता था कि ये आई किस लिए, ये एंटी कम्युनिज्म के लिए, मतलब कम्युनिज्म की विरोधी है। उन्हें नहीं पता था एस वासन को। उन्हें सिर्फ ये लगा कि हाँ बाहर की है, सब लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 प्लेस जो है वहाँ पर लोगों को दिखाए। ठीक है, और फिर वहाँ से वो चली गई। और उस समय जब उन्होंने प्लेस दिखाए ना, तब सबको रियलाइज़ हुआ कि उन सभी को यूज़ किया गया है। एस वासन को भी लगा, लोगों को भी लगा, जिन्होंने देखा कि उन लोगों को यूज़ किया है। ये अपना जो है वो दिखाना चाहती थी कि एंटी कम्युनिज्म के बारे में अपने विचार बताना चाहती थी। अब क्या हुआ, जो ये जेमिनी स्टूडियो ये सेलिब्रिटीज़ को भी होस्ट करता था। एक दिन वहाँ कौन आते हैं, स्टेफन स्पेंडर आते हैं, जो कि इंग्लिश के बहुत ही महान जो पोइट है स्टेफन स्पेंडर, वहाँ पर आते हैं। ठीक है, और लोगों को नहीं पता कि वो करते क्या, लोग जानते ही नहीं है कि स्टेफन स्पेंडर क्या चीज़ है, किस लिए आए हैं, वहाँ कौन है, क्या है, उनको वो नहीं जानते। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वो है लोगों को अपने काम के बारे में, अपनी पोइट्री के बारे में बताते हैं, वहाँ पे भाषण सा देते हैं, बताते हैं। लेकिन लोगों को जो है उनकी भाषा समझ ही नहीं आती, उनको लगता है पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, और उनको जो है, उनको लोगों की भाषा समझ नहीं आती, मतलब उनका जो है सेटिंग ही नहीं बैठती, ना लोगों को उनकी आती है, ना ही उनको लोगों की भाषा समझ में आती है। और लोग है ना जो प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग कभी ना ही आए तो ही ठीक है, स्टेफन स्पेंडर जैसे। अब आगे अशोकामित्रन जो है, अब वो सोचते हैं कि यहाँ ऐसे लोग इंग्लैंड से आए ही क्यों हैं। और ये बात जो है ना उस समय एक मिस्ट्री सी बन करके रह जाती है। और फिर वो जो है डिसाइड करते हैं कि अब अशोकामित्रन डिसाइड करते हैं कि अब वो क्या करेंगे, स्टोरी राइटिंग करेंगे। ठीक है, और अब एक वो कंपटीशन में भाग लेते हैं स्टोरी राइटिंग के। अब वहाँ क्या होता है, ब्रिटिश पीरियोडिकल में भेजना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी जो स्टोरी है वो ब्रिटिश पीरियोडिकल में भेजना चाहते थे, और वो था एनकाउंटर, उसमें भेजना चाहते थे। एनकाउंटर पीरियोडिकल का नाम था, एनकाउंटर में। लेकिन उनको लगता है कि पहले मैं इसको पढ़ तो लूँ, ये है क्या, कहाँ जाएगी मेरी स्टोरी, किस में है। अब क्या होता है, वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के एनकाउंटर को जो है पढ़ करके देखते हैं। अब वो देखते हैं कि इसके जो एडिटर हैं वो कौन है, स्टीफन स्पेंडर का नाम लिखा होता है कि इसकी स्टोरी के एडिटर स्टीफन स्पेंडर थे। और वो इनसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं। और अब वो जो है, अब उनको पता चलता है कि वो यहाँ किस लिए आए थे, वो मैसेज स्प्रेड करने आए थे यहाँ पर। ठीक है, अब कहते हैं अशोकामित्रन ने क्या किया, अब स्टूडियो को जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया। और वो आगे क्या बताते हैं कि अब वो जा रहे थे, अब वो जब जा रहे थे स्टूडियो को छोड़ करके, तो रास्ते में ना उन्होंने एक बुक देखी। और बुक का भी क्या था, एक चीप सा वर्जन था, कॉपी थी बुक की, और बुक का नाम था द गोड। ठीक है, द गोड दैट फेल्ड, बुक का नाम हमें ध्यान रखने के, आप तो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो वो ऐसी कौन सी जो चीप बुक देखी थी, उसका नाम था द गोड दैट फेल्ड। ठीक है, तो ये वाली बुक देखी थी। और स्टीफन स्पेंडर का भी ध्यान रखना कि बाई चांस पूछा जाए कि कौन सा जो वहाँ पे पोएट जो थे वो आए थे जेमिनी स्टूडियो में, कौन आए थे, तो वो स्टीफन स्पेंडर आए थे। और जो ये बुक थी, अब वो है ना वास्तव में तो बहुत महंगी थी, पर ये इसकी क्या थी, कॉपी थी, वहाँ लोग जो है कॉपी को बेच रहे थे।
द गॉड दैट फेल्ड। अब उन्होंने एक कॉपी जो है वो उठा ली और उसमें क्या थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर के ऐसे लिखे हुए थे और वहाँ पर स्टीफन स्पेंडर का भी ऐसे था और वो क्या था, कम्युनिज्म के बारे में था। और वे वहाँ आए, इंडिया आए थे, ठीक है। अब उन्हें पता चला कि वो लोग वो किस लिए आए थे इंडिया, स्टीफन स्पेंडर कम्युनिज्म के बारे में वो बताने के लिए आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब वो ये देखने आए थे कि यहाँ के लोगों के क्या विचार हैं कम्युनिज्म के बारे में। स्टीफन स्पेंडर आए थे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इंडिया के लोग कम्युनिज्म के बारे में जानकारी लेने आए थे, लेकिन ना लोग उनको समझ पाए ना वो ही उनको समझ पाए। इस प्रकार से ये हमारा जो लेसन है पोएट्स एंड पैनकेक्स यहाँ फिनिश होता है। इस प्रकार हमने आज और इस तरीके से आज हमने जो है इस वीडियो में 2 चैप्टर इंडिगो और पोएट्स एंड पैनकेक्स को बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। और इसको आप एक बार अगर वीडियो को देख लोगे तो इसके बाद में अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर जो है लर्न करने बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी स्टोरी को समझ लेते हैं तो बाद में अगर उसके क्वेश्चन याद करते हैं तो बहुत ईजी होता है। और जो बाकी के हमारे जो 2 चैप्टर हैं फ्लेमिंगो के वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि चैप्टर आपको पता है कि है भी बहुत बड़े ये, लेकिन हमने हाँ एक भी चीज़ इसकी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया है। थैंक यू।